स्टूडेंट्स वेलकम अगेन जी। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर फॉर चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके जी, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग NCERT एग्जाम्पलर के MCQ क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, बिकॉज MCQ सबसे अभी तक की जो दुखती रग जो है वो MCQ वाला पार्ट है। तो MCQ प्रैक्टिस करने के लिए अगेन recommended is NCERT and NCERT exemplar. Now we are doing questions from NCERT exemplar. प्रीवियस चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन के हमने कवर अप कर लिए, अब हम कवर अप करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के। थोड़े क्वेश्चंस हैं, 13-14 होंगे। लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 says a person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meter. Okay, cannot see distinctly, that means person is suffering from myopia. Okay, myopia को करेक्ट करने के लिए क्या लगेगा जी? concave lens. To correct myopia we need a concave lens. concave lens की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और पावर भी फिर क्या आएगी? नेगेटिव। यहाँ पे पावर में फिर इसका मतलब पॉजिटिव वाले आंसर तो हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। अब बचते हैं 2, दैट मीन्स हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जी अगर कोई पर्सन जिसको कि मायोपिया डिफेक्ट है, मायोपिया स्पेलिंग गलत हो गई भाई, मायोपिया डिफेक्ट है, तो पहली बात तो हमने डिस्कस कर लिया उसको कौन सा लेंस लगने वाला जी? कनकेव लेंस लगने वाला है। अगली बात है बेटा कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी लगेगी? अब फोकल लेंथ का उसके सीधा कंसेप्ट होता है, डिराइव भी किया जा सकता है इसको, बट एक सीधा कंसेप्ट याद रखना है आपने। अगर वो 100 सेंटीमीटर तक ठीक देख पा रहा है और 100 सेंटीमीटर के बाद उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब उसको कितनी फोकल लेंथ लगनी है? फोकल लेंथ का लेंस यूज करना पड़ेगा -100 सेंटीमीटर। अगर बियॉन्ड 2 मीटर नहीं देख पा रहा है, मतलब 200 सेंटीमीटर यहाँ मीटर में दे रखा है, तो सीधा सा हिसाब है उसको फोकल लेंथ कितनी यूज करनी पड़ेगी कनकेव लेंस के लिए? -2 मीटर या 200 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर। अब 2 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पा रहा, तो सीधा सा हिसाब कनकेव लेंस लगेगा जिसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, और जो कि कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी -2 मीटर। बट ऑप्शंस में पावर है, पावर किसके इक्वल होती है? 1/f(k), 1/-2k, यानी -0.5 डायप्टोर। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टोर। सो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी बी ऑप्शन, -0.5 डायोप्टोर। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, पीछे बैठा हुआ है, ब्लैक बोर्ड तो उसको सही दिखाई दे रहा है, यानी उसकी दूर की नज़र तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट मीन्स मायोपिया तो नहीं है, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक वाले उसको सही से नहीं दिखते हैं, यानी कि पास का उसको ठीक नहीं दिख रहा है बेटा। अगर पास का ठीक नहीं दिखता है तो सीधा सा हिसाब है ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो दिक्कत कहाँ है जी? हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया में मतलब कि उसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है नॉर्मली कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वो अब 25 सेंटीमीटर नहीं है, वो शिफ्ट हो गया हुआ है। अच्छा, अगर पास का उसको ठीक नहीं दिख रहा है तो 25 सेंटीमीटर से दूर चले जाता है ये, मतलब नॉर्मली हम 25 सेंटीमीटर तक सही
पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो मे बी वो 30 सेंटीमीटर से ही उसको दिखना, क्लियर दिखना बंद हो जाएगा। ओके, तो हम अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिड्यूस अवे। ओके, नियर पॉइंट से ही रिलेटेड ये क्या है क्वेश्चन है। फार पॉइंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। फार पॉइंट वाले छोड़ देते हैं। ओके, तो नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे, नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर। कम क्लोजर नहीं, 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 25 की जगह और दूर चले गया होगा, तभी इसको दिक्कत आ रही है। सो करेक्ट आंसर शुड बी द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक देख पाएगी क्लियरली अगर हम पास का देख रहे हैं। तो अगर 26 से ही उसको गड़बड़ होनी शुरू हो गई या 30 से ही गड़बड़ होनी शुरू हो गई तो दैट मीन्स हाइपरमेट्रोपिया है। तो दैट मीन्स जो नियर पॉइंट है 25 नहीं, 25 से भी क्या चले गया, दूर चले गया। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइपरमेट्रोपिया पे क्वेश्चन आ गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहना चाह रहा है अब प्रिज्म एबीसी 4 तरह के प्रिज्म दे रखे हैं, इन प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओके, प्रिज्म एक ही है, उसकी क्या दे रखी है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस दे रखी हैं, राइट। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बाद द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। ओके, टॉप से देखना है, तीसरा कलर कलर ऑफ स्काई होना चाहिए। कलर ऑफ स्काई मीन्स इट शुड बी ब्लू। देखते हैं जी क्या कहता है क्वेश्चन। अगर हम एक प्रिज्म बनाते हैं, ओके, तो ये नॉर्मल स्थिति में जो फर्स्ट वाला केस है हम ऐसे ही रखते हैं, नॉर्मली प्रिज्म को ऐसे रखा जाता है। तो ये प्रिज्म ना आता तो इधर चल जाती, इसने क्या कर दी, डिस्पर्जन कर दी, और डिस्पर्जन के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेविएशन हो जाती है वॉयलेट की। ओके, सबसे कम होती है रेड की। तो इस हिसाब से बेटा अगर हम कंसेप्ट को देखते हैं तो सबसे नीचे क्या होना चाहिए, वॉयलेट, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, रेड। ओके, तो सबसे नीचे क्या हुआ, वॉयलेट, ऐसे बना देते, विब ग्योर, ऐसे बना दिया। तो इस हिसाब से अगर मैं टॉप से देखता हूं तो जो ब्लू कलर है वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5वें नंबर पर आ रहा है। लेकिन उसने क्या बोला है, आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ स्काई। टॉप से नीचे की ओर आते हुए तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। अब हमारा तो 5वें नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट केस में तो 5वें नंबर पे आ रहा है। अगर इसको उल्टा कर दें तो नीचे से शुरू करें तो फिर 1 2 3 तब तीसरे पे आ सकता है। बात को समझो, हमें चाहिए टॉप से। दैट मीन्स अगर ये प्रिज्म ऐसे रख दिया जाए और लाइट ऐसे चली जाए तो इसमें इसकी बेंडिंग इधर को चले जानी है। इसमें अब सबसे यहां पर सबसे ज्यादा बेंड होने वाला वो कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी वॉयलेट, यहां रेड हो जाएगा। अब जब हम बनाएंगे ना ऊपर से तो ब्लू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे आ सकता है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में बस है तो बहुत सिंपल, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसने बोला था टॉप से तीसरे नंबर पे ब्लू चाहिए, फर्स्ट केस में तो नहीं आता। ये तो चलो और ही सिचुएशंस बन रही हैं। अब इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा जा रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन जा रही है कि अगर उल्टा रख दोगे तो सीक्वेंस उल्टा बैठ जाएगा, उल्टे सीक्वेंस में फिर वॉयलेट ऊपर चला जाएगा, ब्लू तीसरे नंबर पे अपने आप आ जाएगा। ओके जी, तो समझो क्वेश्चन सिंपल था, बस ध्यान से समझने वाली बात थी। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 जी। ओके जी,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। दोपहर के समय द सन अपीयर्स वाइट। ओके, अब इसमें से हमने बेस्ट ऑप्शन ढूंढनी है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग सनसेट यानी सुबह सुबह शाम को, और सनराइज यानी सुबह सुबह। सनराइज और सनसेट के वक्त सन जो है वो कैसा नजर आता है? रेड। उसका आंसर देते होते हैं हम कि ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट सन इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस। लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिससे बाकी सारे कलर्स स्कैटर कर जाते हैं। रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसलिए हमें वो रेड दिखाई देता है। ओके, अब ऑप्शंस में सारे स्कैटरिंग से रिलेटेड ही हैं। सब क्वेश्चन है कि वाइट क्यों दिखाई देता है। अब ए ऑप्शन कहती है लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे तो ब्लैक दिखने शुरू हो जाएगा, तो गलत हो गया। ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। ब्लू कलर तो स्कैटर मोस्ट करता है, लेकिन अब ब्लू कलर स्कैटर मोस्ट करेगा तो वाइट थोड़ी हो जाएगा, बाकी तो बचेंगे। रेड तो फिर भी बचना चाहिए। रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। रेड की तो वैसी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे कम होती है बेटा। इसमें से बेस्ट आंसर आपका जाएगा ए। अब रीजन सुन लो कि नून में यानी दोपहर को आपको पता होगा सन इज एट लीस्ट डिस्टेंस। सन इज एट लीस्ट डिस्टेंस। बिकॉज इट इज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो लाइट को सनराइज और सनसेट के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। कम डिस्टेंस कवर करेगा तो लीस्ट डिस्टेंस पे है। लाइट को कम डिस्टेंस कवर करना है तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी। स्कैटरिंग कम हो जाएगी तो लगभग सारे कलर्स ही पहुंच रहे हैं हमारे पास। सारे कलर पहुंचेंगे तो मिलकर कैसा कलर देते हैं? वाइट कलर देते हैं। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए है। अगर इसका आंसर लिखना हो फिर भी ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये दो ऑप्शंस दे रखी होती हैं, इनमें से बस हमने सही ऑप्शंस पर जाना है। तो रिलेटिवली इट वाज एन इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ओके, रेनबो। ऑप्शंस देखते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन तो खैर होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती इसमें। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग भी इन्वॉल्व नहीं है। अब इनमें से बेटा जो बेस्ट आंसर अपना जाएगा दैट विल बी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो जाएगी। डिस्पर्जन भी खैर हो ही रही है। बी और सी में ये दोनों चीजें कॉमन आ रही हैं। और एक होती है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब इसमें कंफ्यूजन है कि ये क्या है। वैसे क्या इन्वॉल्व होती है इसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बेटा इन्वॉल्व होती है। तो बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से इसमें जाएगा आपका ऑप्शन बी कि रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन तो होनी है। जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म, उसमें होती है डिस्पर्जन। तो जब बारिश के बाद रेन ड्रॉप्स एयर में सस्पेंड होते हैं, दे एक्ट एज टाइनी प्रिज्म्स। ओके, दे एक्ट एज टाइनी प्रिज्म्स, देयरफॉर डिस्पर्जन तो उसमें होनी थी। रिफ्रैक्शन उसका वैसी कंसेप्ट है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है वाटर ड्रॉपलेट्स में। और एक और कंसेप्ट जो इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ओके, सीधा इसका आंसर होता है वैसे ऑप्शंस ना भी पढ़े तो। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक आंसर इसका एनसीईआरटी में तो सीधा ही है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बाकी ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं
क्या आंसर आ रहा है इसका? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, डिस्पर्जन तो नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका सही आंसर बन सकता है। स्कैटरिंग गलत। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स गलत। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है जी? बी है। जब स्टार से हमारे पास रेज पहुंचती हैं तो द रेज ऑफ लाइट हैज टू ट्रेवल डिफरेंट लेयर्स, ओके, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं बेटा जी, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में फर्क पड़ जाता है, जिसके कारण हमारे तक पहुंचते पहुंचते लाइट्स कई बार बेंड होती है। ठीक है, कई बार बेंड होती है, कभी इधर को कभी इधर को। तो इससे जब वो हमारे पास पहुंच रही है तो हमें वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक ही बार में ना आते हुए ये शिफ्ट करते हुए नजर आती है, जिसके कारण इसकी ट्विंकलिंग अपीयर होती है। तो सही आंसर है इसका ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस वर्ड जो है, इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म में उसने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वर्ड यूज कर दिया है। तो इजी क्वेश्चन, बी पार्ट इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी हमारा, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, अगर मैं ऑप्शंस ना भी देखूं तो इजी क्वेश्चंस में है स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ओके जी, कहते हैं कि जब लाइट आती है तो वो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से जब स्ट्राइक करती है तो उनकी क्या हो सकती है, या क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। अब जो स्कैटरिंग होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ को अगर हम देखते हैं तो बेटा इट इज मैक्सिमम फॉर रेड एंड मिनिमम फॉर वॉयलेट। ये वॉयलेट एंड ब्लू जो है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, ये इस एंड पर है, मिनिमम वाले पर, बिकॉज स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के लिए जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। अब वॉयलेट इंडिगो ब्लू ये जो रीजन है ये मिनिमम वेवलेंथ वाली है, बिकॉज वेवलेंथ इज मिनिमम, इनकी स्कैटरिंग हो जाती है सबसे ज़्यादा। अब वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है और ब्लू भी है। जो स्पेक्ट्रम होता है ना जी, वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें जो वॉयलेट और इंडिगो है ये इनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो अपीयर कौन सा होता है, ब्लू ही होता है। तो इसका आंसर तो बनेगा भाई ब्लू लाइट अल्ट्रा, क्या ऑप्शन थी, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होनी है। पहले आंसर ढूंढ लें, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा जी, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। रीजन हमने दे दिया कि ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, इनकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अब इसमें वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर, जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी वो वहीं की वहीं फैल जाते हैं, इसलिए ऊपर फिर ब्लू कलर ही दिखाई देता है। वॉयलेट वर्ड इसलिए नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि वॉयलेट इंडिगो जो है उसमें दिखाई इसने ब्लू ही देना है, बिकॉज वॉयलेट और जो इंडिगो है उनकी इंटेंसिटी कम होती है, दिखेगा ब्लू ही। तो ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल करेक्ट होगी कि वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वाइट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। ओके, सबसे ज़्यादा कौन चलेगा एयर में, सबसे फास्ट कौन चलेगा। अब ध्यान से सुनो जी, जब लाइट एयर में चलेगी, वैक्यूम नहीं, एयर की बात कर रहा है, तो एयर में आते ही मीडियम चेंज हो जाता है, इसलिए स्पीड जो हो जाएगी अलग अलग। अब बेटा जो स्पीड होती है, स्पीड
it is equal to c divided by mu. Okay, this is speed of light in any मीडियम. समझो बात को. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय म्यू. तो v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. c होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो कांस्टेंट है. अब म्यू क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि हम स्पीड चेक कर रहे हैं, राइट. दैट मीन्स v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? म्यू. बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. जो लाइट जिसकी बात हो रही है उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है. दैट मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गया जी, राइट. तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया वेवलेंथ. मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला है. ओके, दैट मीन्स रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है. अब बार बार वही बात, वेव की ओर चेक करो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है. रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब सबसे फास्ट किसने चलना है? रेड ने चलना है. तो आंसर आ गया रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट. ओके जी, तो इसका आंसर होना चाहिए ए. ओके, तो इस हिसाब से तो बेटा आंसर होना चाहिए ए आ जाना चाहिए, रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट. मगर एक पॉइंट है कि जी जो एयर है ना, एयर, अगर तो इसने बोला होता इन वैक्यूम, अगर वर्ड क्या यूज किया होता? वैक्यूम. अब वैक्यूम में तो सारे के सारे कलर्स सेम ही स्पीड से चलते हैं. ओके, अब पॉइंट यह है कि प्रैक्टिकली जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना कम है कि हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं. तो प्रैक्टिकली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के लगभग सेम ही है. तो फर्क तो पड़ता है. अगर बिल्कुल माइन्यूटली जाकर देखोगे तो रेड कलर सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम का ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम ही लिया जाता है प्रैक्टिकली, तो उस हिसाब से फर्क जो पड़ा है कि रेड फास्टेस्ट और वॉयलेट सबसे कम स्पीड से, वो इतना कम फर्क होगा कि प्रैक्टिकली उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं. तो अगर हम इसकी आंसर की के हिसाब से जाएंगे तो उन्होंने इस एयर को ऑलमोस्ट वैक्यूम के लगभग ही मानकर आंसर ये दे रखा है, ये नहीं सॉरी, आंसर दे रखा है कि ऑल द कलर्स, सी दे रखा है कि ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद सेम स्पीड. तो अगर हम बिल्कुल आइडियली जाते, बिल्कुल आइडियली, तो एयर और वैक्यूम में थोड़ा सा फर्क होता है. उसके हिसाब से तो रेड को फास्टेस्ट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एयर और वैक्यूम को लगभग सेम ही मान लिया जाता है. अब उस हिसाब से ये आंसर भी इसका हो सकता है ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव द सेम स्पीड. ओके, तो हम एनसीईआरटी की जो आंसर की है उसके हिसाब से अगर जाएंगे बिल्कुल, तो वो भी सही माना जा सकता है. तो इसको आप सी ही सही मानो. बाकी बहुत ज़्यादा माइन्यूटली अगर हम इनके बीच में डिफरेंस लेके चले तो थोड़ा सा फर्क तो देखो पड़ेगा, क्योंकि एयर का भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. फिलहाल इसका आंसर क्या मान रहे हैं हम? सी मान रहे हैं, ये एज्यूम करते हुए कि एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट क्या है? सेम चीज़ है. बाकी इसको वैक्यूम बोलना चाहिए था, वैक्यूम बोलता तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसका परफेक्टली आंसर फिर क्या आ जाता? सी आ जाता. ओके, ज़्यादा डिटेल में घुसकर ए भी दिया जा सकता है, बट इन्होंने सी दे रखा है. सी की एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि एयर और वैक्यूम को क्या मान लिया गया है? बिल्कुल सेम मान लिया. आपने इसका आंसर सी देना है बेटा, आएगा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर. ओके, खतरे के निशान लाल रंग के ही होते हैं.
दीज कैन बी इजली सीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज, क्योंकि ये दूर से दिख जाएंगी। ओके, रेड कलर यार दूर से दिख जाता है, रीजन है कि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, दीज कैन बी इजली सीन फ्रॉम डिस्टेंस बिकॉज among all other colors the red light scatters least। ओके, अब देखते हैं क्या आंसर दे रखे हैं। स्कैटर्ड मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, गलत। स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, सही। एब्जॉर्ब द मोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मूव्स फास्टेस्ट इन एयर, बात तो सही है, लेकिन इसका कारण जो है फास्टेस्ट इन एयर, मतलब अब उस हिसाब से जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसके हिसाब से रेड कलर की स्पीड थोड़ी सी तो ज़्यादा होती है। ओके, ये इग्नोर करके बेस्ट आंसर इसका क्या है, बी ही है। ये क्वेश्चन किस पे आ गया है, ये स्कैटरिंग का क्वेश्चन है। किसका है जी, स्कैटरिंग का क्वेश्चन है। स्कैटरिंग में क्या होता है, फिर वही बात, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की, तो स्कैटरिंग उसकी सबसे क्या होती है, कम होती है। ओके जी, तो इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फोग, बी इज इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। ओके, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन में सबसे मेन किसने कंट्रीब्यूट करना है, हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस करते करते देख ही लिया है। मेन इसमें स्कैटरिंग ही आएगी, ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्पर्जन नहीं, स्कैटरिंग हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बी ही आना चाहिए। फिर से वही बात कि रेड सिग्निफिकेंटली ऑफ द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। दो क्वेश्चन थे, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, आंसर रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट। वाई सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज और सनसेट, उसका आंसर भी क्या है, बिकॉज रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट। रेड कलर सबसे कम स्कैटर करेगा, इसलिए दूर तक पहुंच जाता है। सनराइज और सनसेट में सन बहुत दूर होता है, तो उसको आने में समय ज़्यादा लगता है, उतनी देर में बाकी कलर्स क्या कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं, और रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसलिए रेड। तो इसका आंसर भी सीधा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, अगेन स्कैटरिंग। ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन सी, सन अपीयर्स ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हो जाती है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ओके, बाकी कलर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे जब नीचे से पानी से लाइट आ रही है तो अगेन ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है, वो अंदर ही अंदर रह जाता है, बाकी कलर बाहर आ जाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही इसका आंसर होना चाहिए। आंसर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब पहुंच गए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये कह रहा है व्हेन लाइट रेज एंटर द आई, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस, आइरिस एंड प्यूपिल। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है कि आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ओके, ये आप पढ़ा होगा आपने कि जब लाइट एंटर करती है ना, ज़्यादातर रिफ्रैक्शन तो कहाँ पे हो जानी है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे ही हो जानी है। जब लाइट इसमें एंटर करती है तो जो आउटर सरफेस है आई का, जिसको कॉर्निया कह देते हैं, वो मतलब सारी रिफ्रैक्शन लगभग वहीं की वही हो जानी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 12th हो गया अपना। 13, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। ओके, आई लेंस की फोकल लेंथ, जो आई लेंस होता है ना यार, उसके दोनों तरफ क्या होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं। ये आई लेंस है,
इसके दोनों तरफ सिलियरी मसल्स हैं। सिलियरी मसल्स की हेल्प से इसने कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होना होता है। ओके, अगर वो रिलैक्स स्थिति में चले गया, सिलियरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में चलेगी और थिन हो गया, ठीक है। जब ये रिलैक्स पोजीशन में चले जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, थिन। अगर बेटे थिन हो गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर लेंस कैसा हो गया, थिन, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, इट रिड्यूसेस। ओके जी, अब पावर रिड्यूस होने का मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। तो इसमें रिलैक्स पोजीशन में जब इसने थिन होना था तब पावर ने क्या होना था, रिड्यूस, और फोकल लेंथ ने क्या होना था, इंक्रीज। अब इसके हिसाब से इसका आंसर फिर क्या बनेगा, बेस्ट ए बनेगा कि व्हेन आई इज इन रिलैक्स पोजीशन या मसल्स आर इन रिलैक्स पोजीशन, ये पतला सा हो जाता है। पतला होने के कारण इसकी फोकल लेंथ, पावर कम हो जाती है, वो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब ऑप्शंस में, क्वेश्चन में पूछा गया फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसका मतलब कि वो थिन हो गया होगा और रिलैक्स पोजीशन में चले गया होगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या बनना था, ए ही बनना था। अब आते हैं बेटा एमसीक्यू पार्ट के लास्ट क्वेश्चन में, उसके बाद ना शॉर्ट आंसर कुछ शुरू हो जाते हैं। अभी हमने टारगेट क्या ले रखा है कि एग्जाम्पलर के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लें। तो लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू पार्ट में इस चैप्टर का, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। गलत है भाई, मायोपिया वाले को दूर की चीजें सही नहीं दिखाई देती, और ये कह रहा है कि सही दिखाई देती हैं, तो ये गलत हो गया। बी कह रहा है अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये भी गलत है यार। हाइपरमेट्रोपिया वाले को पास की चीजें यानी नियर बाय वाले क्लियर नहीं दिखाई देती, और ये कह रहा है कि कैन सी क्लियरली। सी पार्ट, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, देखो ये सही हो सकता है, मायोपिया है। अब मायोपिया वाले को दूर की चीजें सही नहीं दिखाई देंगी, लेकिन पास की तो दे सकती हैं, सही हो सकता है। अगली ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, देखो हाइपरमेट्रोपिया है, कैन नॉट सी नियर तो सही हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कैन नॉट सी डिस्टेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर उसको मायोपिया है तभी उसको दूर की दिक्कत आएगी, तो ये भी गलत हो गया बेटा। इसमें से बेस्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मायोपिया में ये श्योर है कि उसको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट तो देख सकता है ना। और वैसे भी क्या वर्ड यूज किया, कैन, मतलब देख सकता है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन वो देख सकता है अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है तो इसका आंसर आ गया बेटा जी, सी। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के। ओके जी, तो हमारा फिलहाल टारगेट है कि हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाली बुक जो है उसके एमसीक्यू कर लें सारे के सारे चैप्टर्स के। ओके, फर्स्ट चैप्टर यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन के हमने कर लिए, सेकंड चैप्टर के भी कर लिए। अगला टारगेट होगा नेक्स्ट जो 2 चैप्टर बचते हैं करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके भी पहले हम एमसीक्यू वाले कर लें। फिर अगर टाइम रहा तो फिर हम उसके बाकी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर यानी करंट के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, बाय बाय।